नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में डिंपल फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए कोई कमाल करने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के एक बिल्कुल नए, आक्रामक और बेहद संवेदनशील अंदाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पुलिस बैरिकेड्स के सामने अड़ जाना, घायल प्रदर्शनकारियों को अपने हाथों से पानी पिलाना और लाठियों और आंसू गैस के गोलों की परवाह किए बगैर सड़क पर जमे रहना, डिंपल यादव के इस सड़क वाले तेवर ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के एक नए लीडरशिप मॉडल की तस्वीर पेश की है। सवाल यह है कि जंतर मंतर पर डिंपल यादव के संवेदनशील और संघर्षशील अवतार ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या समाजवादी पार्टी में नई संभावनाएं जगाई हैं? क्या अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में महिलाओं और अभ्यर्थियों का यह डिंपल फैक्टर 2027 में सत्ता परिवर्तन को कोई दिशा देने वाला है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर बेहद पैनी और करीबी निगाह रखने वाले द प्रिंट के असिस्टेंट एडिटर प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत, डिंपल यादव का जंतर मंतर पर जो अंदाज दिखा, जिसका मैंने जिक्र अपनी इंट्रो में भी किया, 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप उसे कैसे देखते हैं? क्या अब मान लिया जाए कि डिंपल यादव सिर्फ मैनपुरी की सपा सांसद नहीं, बल्कि बड़े लेवल पर पार्टी के जन जुड़ाव का, पब्लिक कनेक्ट का एक चेहरा बन चुकी हैं? देखिए नीरज जी, मैं डिंपल यादव की पॉलिटिक्स में जो टर्निंग पॉइंट है उसको मैं कल से नहीं देख रहा हूँ। कल निश्चित तौर पे वो सोशल मीडिया पर और उस पर वायरल रहे, तमाम टेलीविजन में भी उनको दिखाया गया। लेकिन मैं 2022 से जो है इस चीज को जोड़ना चाहता हूँ। दरअसल डिंपल यादव का पॉलिटिकल करियर 2009 से शुरू होता है और पहला चुनाव वो हार जाती है। 2000 राजबब्बर से वो चुनाव हारती है, फिरोजाबाद के उपचुनाव में, लोकसभा में। और 2012 में वो पार्लियामेंट एंटर करती हैं। वो निर्विरोध जो है कन्नौज से चुनी जाती हैं 2012 में। वो उस टाइम की डिंपल यादव और 2022 के बाद की डिंपल यादव में बहुत फर्क है। 2022 में जब मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं, उनकी डेथ के बाद से डिंपल यादव का पॉलिटिक्स में, एक तरीके से कहा जाए समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है। कल का जो विजुअल्स है उसकी चर्चा हर जगह है, जिस तरह से उन्होंने एम्पैथी दिखाई, लोगों को अस्पताल पहुंचाया, किसी की मदद करी, किसी को कैश रुपया दिलाया, किसी के खिलाफ पुलिस से या एक्शन लेने को पुलिस को रोका, ये सब तो सबने देखा। लेकिन अगर डिंपल यादव की पॉलिटिक्स को आपको समझना है, थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 2022 के उपचुनाव, मैनपुरी उपचुनाव की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। जब मुलायम सिंह यादव की डेथ हो गई थी, उसके बाद जब मैनपुरी में दिसंबर में उपचुनाव हुआ 2022 में, उस वक्त अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की राहें अलग अलग थी। उस वक्त तक दोनों अलग अलग थे और संभावना ये जताई जा रही थी कि शिवपाल यादव खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं या फिर बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन कर सकते हैं या बीजेपी के सपोर्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। उस वक्त ये चर्चा थी। अगर ऐसा हो जाता तो बायपोल में फिर डिंपल यादव के लिए जीतना उतना आसान नहीं होता है। बीच में थोड़ा सा, इसमें एक तरीके से कहा जाए तो जो स्मूथनेस अपने बेस्टियन में कई नेता समझते हैं कि जीत लेंगे, तो वो वहां पर फैक्टर मिसिंग हो जाता है। क्योंकि फिरोजाबाद आपको याद होगा 2019 में भी शिवपाल यादव के लड़ने से रामगोपाल यादव के बेटे चुनाव नहीं जीत पाए थे। डिंपल यादव ने 2022 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के का पैचअप कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और मतलब इसकी कहानी क्या है वो बड़ी लंबी हो जाएगी, वो अभी इस पर जिक्र करना नहीं सही। उसको लेकर मेरी किताब भी आने वाले टाइम में एक आ रही है, तो उसमें उस स्टोरी, इनसाइड स्टोरी को मैं उसको लाऊंगा कि कैसे पैचअप हुआ था फैमिली में। लेकिन उसमें बेसिकली ये हुआ कि 2022 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का पैचअप होता है नवंबर के महीने में। और एक तस्वीर आपको याद होगी कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर जाते हैं, साथ में डिंपल यादव भी होती है। फिर शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए प्रचार करते हैं और 2,80,000 से अधिक मार्जिन से डिंपल यादव वहां से चुनाव जीतती हैं। 2022 का लोकसभा का उपचुनाव जो कि मैनपुरी में हुआ था। उसके बाद से डिंपल यादव लगातार
सक्रिय दिखती हैं पार्टी की एक्टिविटीज हो। चाहे आप ये देख लीजिए 2024 का कैंपेन हो, भले ही वो मैनपुरी में लड़ रही हो, लेकिन वो बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करने गई। प्रियंका गांधी के साथ जो उनका बनारस का रोड शो था वो बड़ा चर्चा में रहा। तमाम जगह पर उन्होंने प्रचार किया। और 24 के बाद से आप एक्टिविटी देखिए, मैनपुरी में आप लगभग हर 4-5 दिन में डिम्पल यादव को जरूर वहां पे कार्यक्रम अटेंड करते हुए पाएंगे। क्योंकि 2012 में जब वो कन्नौज में सांसद बनी थी, तो उसके बाद 2014 से 19 का जो दौर रहा, उस वक्त लोग बताते हैं कि इतनी ज्यादा एक्टिवनेस नहीं थी जितनी अब हो गई है मैनपुरी में। तो डिम्पल यादव का पिछले 3-4 साल में एक तरीके से कहा जाए तो एक्टिविटीज बढ़ी है पार्टी में। और एक इसको दूसरा एंगल भी ले लें कि जब तमाम पार्टियां जो है वो महिलाओं को बढ़ा रही हैं, और तमाम पार्टनर्स जो है नेताओं, जैसे आप देख लीजिए हेमंत सोरेन की पत्नी जो है, उनकी जी एक्टिविटी आप देखिए, तो वो लगातार क्या नाम है एक्टिव रही, कल्पना सोरेन। उधर हर परिवार में जितने भी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, इनमें आप देखेंगे तो किसी ना किसी आप इसमें अगर आप नोट करेंगे तो आप महिला को एक्टिव पाएंगे। चाहे पवार फैमिली में देख लीजिए, चाहे आप सोरेन फैमिली में देख लीजिए, बादल फैमिली में देख लीजिए, बादल फैमिली में देख लीजिए, तो ऐसे में चाहे गांधी फैमिली में देख लीजिए, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं पहले शिवपाल, पहले आप मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पुरुषों का आप एक वर्चस्व देखते थे। और जो टॉप 2 पोजीशन होती थी, वो उसमें नंबर 1 पे आपके हो गए मुलायम सिंह यादव, नंबर 2 पे हो गए आपके शिवपाल यादव। मौजूदा सिनेरियो में नंबर 1 पर अखिलेश यादव, और नंबर 2 की पोजीशनिंग जो है वो अब डिम्पल यादव की हो गई है। रामगोपाल यादव की भूमिका है, लेकिन वो दिल्ली के सर्किल से, यूपी के अंदर जो है वो भूमिका हो गई है अब डिम्पल यादव की। बहुत सारे लोग अगर हालांकि अखिलेश यादव तक एक्सेस करना आसान है, लेकिन जो लोग अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचा पाते अपनी बात, वो लोग डिम्पल यादव के जरिए अपनी बात पहुंचाते हैं, खासतौर से जो महिला नेता है पार्टी की। अब आप देखेंगे सोनम वांगचुक वाला जो मामला, तो डिम्पल यादव भी वहां पर गई, और ये उनका कॉल था कि वो खुद जाए वहां पर। और वो लखनऊ से गई, ऐसा नहीं कि वो दिल्ली में मौजूद थी तो चली गई थोड़ी देर के लिए, लखनऊ से गई और शाम की फ्लाइट पकड़ के वो लौटी, से सोनम वांगचुक से मिली, शाम की फ्लाइट पकड़ के लखनऊ वापस भी आई। और उनके साथ रागिनी सोनकर थी, उनके साथ और भी वहां पे सांसद थे, रामपुर के जो सांसद हैं वो थे, और भी तमाम जो है सांसद उनके साथ सोनम वांगचुक से मिले। उसके बाद से ये हुआ कि डिम्पल यादव का उस वक्त भी मिलना सोनम वांगचुक से और सीजेपी के लोगों से काफी वायरल है सोशल मीडिया से। तो ये समाजवादी पार्टी ने कॉल लिया, अखिलेश यादव ने कॉल लिया कि इस प्रोटेस्ट में डिम्पल यादव को आगे रखा जाए। और डिम्पल यादव ने पिछले आप उनका मीडिया हैंडलिंग का तरीका पिछले आप 1.5-2 साल 3 साल में देखिए कितना बदल गया है, कितना ज्यादा मीडिया फ्रेंडली है। सोशल मीडिया पर आप विजुअल्स उनके अक्सर देखते होंगे, उनकी एक मास अपील, इस तरीके से कहा जाए तो युवाओं में अपील है ना, फीमेल्स में अपील है। और आजकल जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, आपको आज हर पार्टी में रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स का बढ़ाया जाए, इसको लेके चर्चा बहुत तेजी से है। सारी पार्टियों में यहाँ पे मेरा एक प्रशांत, यहाँ मेरा एक सवाल है कि कल की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जो कि बहुत वायरल हैं, उनका टेक्स्ट तो साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन सब टेक्स्ट भी बहुत कुछ कहता है। हम देख रहे हैं कि डिम्पल यादव जो है वो घायल हुई छात्राओं को उनके फटे हुए कपड़ों के मुद्दे उठाकर महिला सम्मान और असमिता से जोड़ते हुए पुलिस वालों से झगड़ रही हैं, सरकार पर उंगली उठा रही हैं। तो यूपी में और ये हम देख रहे हैं, आपने भी जो बात कही कि जब वो प्रदर्शन की अगली पंक्ति में नजर आ रही हैं तो उनके साथ में इकरा हसन, प्रिया सरोज, रुचि वीरा, रागिनी सोनकर, ये यानी सपा की महिला सांसद नजर आ रही हैं। मैं इसे, चूंकि आप ये बात पहले कहते रहे हैं, मैं इसे वहां से जोड़ना चाहता हूं कि यूपी में जो बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा वाला एक नैरेटिव चलाती है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, क्या डिम्पल यादव के इस पूरे एक्शन को हम उससे जोड़कर हमें देखना चाहिए? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है समाजवादी पार्टी की कि यहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाना एक बात है, लेकिन एक वो लार्जर नैरेटिव है जहां पर चुनाव में बीजेपी उन्हें घेरती है और उसे काउंटर करना है? निश्चित तौर पे ये एंगल, निश्चित तौर पे कई बार चुनाव में और आम तो आप चुनाव के दिन जो नहीं भी होते हैं उनमें भी आप देखिए, तो जब भी बीजेपी समाजवादी पार्टी पर अटैक करती है तो ये कहती है गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी बढ़ती है, जब आती कानून व्यवस्था खराब होती है, कहीं ना कहीं लड़कों पर उनका जो है एक अटैक होता है। वो मुलायम से एक भाषण का एक अंश दोहराती है कि लड़के हैं गलती हुई। तो लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जब कोई फीमेल आगे होगा
तो आप उस तरह से अटैक नहीं कर पाओगे। जैसे बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी पर अटैक कर लेती है, उस तरह से प्रियंका गांधी पे नहीं कर पाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर डिम्पल यादव की भी पोजीशनिंग उस तरह से की जा रही है कि एक महिला चेहरा के तौर पे उनको आगे बढ़ाया जाए। प्लस एक नैरेटिव ये बनाया जाता है कि समाजवादी पार्टी को महिला बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, तो महिलाओं के बीच में समाजवादी पार्टी को लाया जाए। इस नैरेटिव को भी काउंटर करने के लिए, इस नैरेटिव में भी खुद को एक तरीके से पैरेलल नैरेटिव खड़ा करने के लिए ये भी एक अच्छा प्रयास है। और कल का जो विजुअल्स है वो एक तरीके से डिम्पल यादव 2.0 की रीब्रांडिंग करते हैं। हालांकि इसकी इस पीछे की पिक्चर 3 साल से इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन कल के बाद से आप देखेंगे अब डिम्पल यादव का सोशल मीडिया प्रेजेंस अब आपको और ज्यादा लार्जर आपको एक स्पेस में मिलेगा, क्योंकि युवाओं का साथ उनको मिला है। और सोशल मीडिया पर नैरेटिव बिल्डिंग में युवा बहुत ज्यादा एक्टिव है। हर किसी के हाथ में फोन है आजकल, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है और सबके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो आप देखेंगे इस चीज का असर बहुत सही दिखेगा। और उनका जो अब जिस तरह से वो लाउड होकर बोल रही हैं, उन्होंने सरकार पर भी कोई भी तो जमकर चले गए। मतलब कटाक्ष हाँ, अब किए, ठीक कोई है। ऐसा नहीं अब कि बहुत बैलेंस किया हो। उन्होंने हम्म सरकार पर भी जमकर जो है निशाना साधा। और मीडिया में बहुत नफी पूरी तरह से वो अपनी बात रखती है। तो डिम्पल यादव में ये जो बदलाव मैंने पिछले 3-4 साल में देखा है, ये मतलब जो है बड़ा अपीलिंग है, खासतौर से युवाओं में। हम्म नहीं, बिल्कुल। और आपने युवाओं की बात क्योंकि की, तो तो अब ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है, जिसके पता नहीं है कितने अर्थ अब तक निकल चुके हैं, तो उसमें ए से अल्पसंख्यक जो मूल अर्थ है उसका, उसके साथ आधी आबादी जुड़ा और अब अभ्यर्थी भी जोड़ दिया जाए उसमें, जो पूरा इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी का जो एक आक्रामक सपोर्ट रहा है, एक एग्रेसिव सपोर्ट रहा है छात्रों की तरफ, तो अब ए से अभ्यर्थी भी हो गया है। हाँ, निश्चित तौर पे अब ऐसे अभ्यर्थी जो है आने वाले टाइम पे अखिलेश यादव कहेंगे, आधी आबादी भी कहेंगे। डिम्पल यादव का एक्टिव होना, वो आधी हम्म आबादी की ओर भी जाएंगे, अभ्यर्थी वाली बात भी कहेंगे। और जो इनके दोनों युवा सांसद हैं, पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज, ये दोनों बड़ा एक्टिव रहे वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान। उससे पहले जब सोनम वांगचुक वाला से मिलने गए थे तब रागिनी भी साथ में थी। तमाम हम्म जो मतलब इनके सांसद हैं, और भी जो सांसद है, राजीव राय हो, हरेन मलिक हो, ये लोग भी पूरी तरह से वहां पर एक्टिव है। तो समाजवादी पार्टी का सीजेपी की प्रोटेस्ट में अगर किसी पार्टी का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा डायरेक्टली, हम्म तो वो समाजवादी पार्टी का दिखेगा। साथ ही ये इंडिविजुअल लेवल कैपेसिटी में बात करें तो फिर चंद्रशेखर का भी दिखेगा, उनकी पार्टी का भी दिखेगा। ये हम्म। दो का आपको खासतौर से अगर आप बात करें, जिनके बहुत सांसद हैं इन पार्टियों की, जैसे अपोजिशन के, तो कांग्रेस हो गया, टीएमसी के जो बच्चे हैं, और समाजवादी पार्टी है वही, एनसीपी हो गई, ये सब जो पार्टियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर अपोजिशन पार्टी का किसी प्रोटेस्ट में आपको दिखेगा आम आदमी पार्टी के अलावा, तो वो समाजवादी हम्म। पार्टी का वहां पर दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक जेनजी क्राउड को साथ में लाने का भी एक अपनी ओर लाने की भी कोशिश है, क्योंकि दिल्ली में तमाम लोग यूपी के ही वहां पे पढ़ने जाते हैं। प्रोटेस्ट में भी यूपी की बड़ी आबादी थी, एनसीआर की, हम्म पश्चिम यूपी की, यहाँ तक कि लोग इधर पूर्वांचल से भी वहां पहुंचे थे, अवध से भी पहुंचे थे। तो ऐसे में उस क्राउड को भी केटर करने का एक तरीका है वहां पर देखने को मिला था। सही नहीं। बात है। अब तो खैर चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद भी प्रधानमंत्री आवास के पास अब से कुछ देर पहले धरने पर बैठ गए हैं, तो इस धरने ने एक बड़ा रूप ले लिया है। शरद पवार, सुप्रिया सुले जंतर मंतर पहुंच गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि वो जंतर मंतर पहुंचेंगे। यानी कुल मिलाकर कल जो एक जंतर मंतर की साइट को एक बार खाली करवा लिया गया था दोस्तों, और ये लग रहा था कि ये पूरा आंदोलन अब खत्म समझा जाए, वो रात में दोबारा जुटा, और अब ना सिर्फ जुटा बल्कि एक ताकत के साथ उसने अपनी वापसी की है। और इसमें आज हम लगातार इसका दायरा बढ़ते हुए देख रहे हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने, संसद का सत्र भी शुरू हो गया है, तो राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से अपना रुख इसकी तरफ दिखाया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी प्रशांत धरने पर बैठ गए हैं पीएम आवास के पास में। कुछ देर पहले की एक खबर है, और वहां भी उनकी जो है पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ जो होता है धरने के दौरान, वो तनाव चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी के नेता भी वहां उनसे मान मुनव्वल के लिए पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी का जंतर मंतर को सपोर्ट, वहां पर ये आरोप कि कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है, ना सिर्फ आरोप बल्कि जो हम देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का रवैया जो है
वो अभिजीत दिपके को क्रेडिट देने का या सीजेपी को क्रेडिट देने का बिल्कुल नहीं था। अब आज वो बैठे हैं अलग से धरने पर, छात्रों की मांग के हम साथ हैं ये कहते हुए। बाकी चीजें अलग है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के नजरिए से आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्मार्ट पॉलिटिक्स है, या फिर ये दिखाता है कि भाई अलग अलग भले ही इंडिया गठबंधन की बार बार बात होती हो, लेकिन बड़े मुद्दों पर इनकी राहें अलग ही हैं। यानी वो जो बीजेपी को मौका मिलता है ये कहने का कि ये मजबूती के साथ ही नहीं है, मजबूरी के साथ ही है। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक खेमा मानता है कि सीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी टू हो सकती है, या वहाँ के लोग आम आदमी पार्टी से मिले हो सकते हैं, वो हमारा ही स्पेस खाएंगे अगर हम इनको आगे बढ़ा देंगे। हम्म। कांग्रेस के अंदर एक तबका ये चाहता है कि इस मुद्दे को जो है राहुल गांधी पहले से उठाते आ रहे हैं, तो मुद्दे को उठाएं, व्यक्ति किसी इंडिविजुअल के साथ ना जाए। मतलब दीपिके को हिट करने की जरूरत नहीं है, नया केजरीवाल को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुद्दा जो है उसके साथ रहें, सोनम वांगचुक के समर्थन में रहें और मुद्दे के समर्थन में रहें। पेपर लीक के खिलाफ जो आवाज उठानी है वो उठाएं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है वो मांगे। तो राहुल गांधी दीपिके के साथ होने के बजाय जो इस तरफ अब अपना पैरेलल एक अपना धरना शुरू कर दिया है, तो इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति है। उसके दो कारण है। एक कारण मुझे ये भी लगता है कि अगर राहुल गांधी कल चले जाते तो पूरा मामला पर पॉलिटिसाइज हो जाता, फिर बिल्कुल। बीजेपी के पास भी एक मौका मिल जाता है कि कांग्रेस आई और देखिए कांग्रेस समर्थकों ने पत्थर चलाए, ये करा वो किया। तो कल कांग्रेस, क्योंकि नैरेटिव चलाने में बीजेपी का भी कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उनके पास भी तंत्र है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक तबके को लगता है कि हम कल नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के अंदर दूसरा तबका एक ये भी था जो कहता था कि अगर राहुल गांधी ना जाए लेकिन पार्टी की बाकी लीडरशिप को वहां पहुंचने को कहा जाए, ताकि इस आंदोलन को में वो अपनी हिस्सेदारी भी दिखा सकें। इंडिविजुअल लेवल पे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से कुछ लोगों ने कोशिश करी, लेकिन एक लीडरशिप जो होनी चाहिए, खासतौर से कांग्रेस के 99 सांसद जो हैं और जो राज्यसभा के सांसद और लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग को कोई अपील नहीं थी, उन लोगों को कोई ऑर्डर नहीं था, कोई कॉल नहीं था कि आप जाकर उनका साथ दीजिए। आप निजी कैपेसिटी में जा सकते हैं, पार्टी बैनर के तले जाने का कोई भी नहीं था। तो दो व्यू पॉइंट थे कांग्रेस के अंदर। इसीलिए आज कांग्रेस ये चाहती है कि इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाए, ना कि किसी व्यक्ति को। इसलिए वो आज जो प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग करने लग गए, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लग गए, वो एक पैरेलल एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है ये चलता है, इधर वो आवाज उठाए, इधर पार्लियामेंट के जरिए और पार्लियामेंट्री तरीके से, और उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन के तरीके से, जो भी तरीका कांग्रेस अपना सकती है उसके जरिए वो अपना पैरेलली आवाज उठाए। एट द एंड बदलाव जो होता है कहीं भी सिस्टम में, उसमें इन सारे एलिमेंट्स की जरूरत होती है। मतलब उसमें फिर प्रोटेस्ट के जरिए सरकार को झुकाना हो, चाहे वो फिर वो इलेक्टोरल तरीके से जाके सरकार को से लड़ना हो, तो उस प्रोसेस दोनों इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड आखिरी में बात चुनाव पे आ जाती है। अगर आप बीजेपी को चुनाव में हरा पाएंगे, तभी आप फिर जाके जो इन बातों की आप विपक्ष में रह के बात करते हैं, तभी उनको अप्लाई कर पाएंगे जब आप वहां सत्ता में होंगे। तो एट द एंड कांग्रेस इस बात को जानती है कि लड़ाई हमारी बीजेपी से है, हमें इसको सीजेपी से नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम का के लोग का कह लीजिए, या कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक हिस्सा सीजेपी से लड़ता हुआ सोशल मीडिया पर दिख रहा है, लेकिन लीडरशिप जो है वो सीजेपी से लड़ने के बजाय वो बीजेपी से अपने आप को मुकाबले में दिखाना चाहती है। बिल्कुल। आजाद का भी जिक्र किया। कल रात से चंद्रशेखर आजाद की भी वो तस्वीरें जिसमें वो तंबू लगाकर संसद परिसर में बैठे हुए हैं बारिश के अंदर, काफी वायरल हो रही हैं। और आज अब से हमारी इस रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले एक और तस्वीर जिसमें असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आजाद से बात करते हुए नजर आ रहे हैं जब वो धरने पर हैं, वो तस्वीर भी काफी सोशल मीडिया पर दिखने लगी थी। आपको लगता है कि इस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता ने उनकी पॉलिटिकल इक्विटी को बढ़ाया है, और 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए फायदेमंद होगा? ये कोई किसी तरह का फायदा पहुंचेगा उन्हें? चंद्रशेखर एक्टिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चंद्रशेखर एक्टिव रहते भी हैं ग्राउंड पर, ऐसा नहीं है। और वो बात, लेकिन बात है कि चुनावी पॉलिटिक्स आती है, उसमें बात ये होती है कि किसका किसके बीच मुकाबला है। जनता थर्ड फोर्थ ऑप्शन पे कम जाती है, वो पहले दूसरे पे रहती है। या तो जो हरा रहा है, जो जिसको हरा रहा है, दो मतलब या तो एक जीतने वाला और दूसरा उसका जो मेन चैलेंजर है।
तो चुनाव बाइपोलर हो गया। इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ, अब चाहे बीएसपी के लिए हो, चाहे चंद्रशेखर के लिए हो, स्पेस बनाना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि ये चुनाव है वो एनडीए बनाम इंडिया अलायंस हो गया है। तो ऐसे में थर्ड के लिए स्पेस किसी एक दो सीटों पे असर हो सकता है, 4 सीट पे असर हो सकता है, लेकिन वो एक लार्जर कैनवास में असर दिखाए, ये मुझे इतना हम्म इजी नहीं लगता है। बिल्कुल। आपने बसपा चलिए, की भी तो बात चूंकि मायावती तो, चलिए चंद्रशेखर सड़क पर तो हैं कम से कम, लेकिन मायावती के तो बस वही सोशल मीडिया पोस्ट ही नजर आए। तो आकाश आनंद कहीं है नहीं पूरी पिक्चर में, युवाओं का पूरा। जी जी। जी बड़ा जी। मिसिंग फैक्टर है, ये बहुत सही मौका है आज की तारीख में हम्म भी आकाश आकाश को रीलॉन्च करने का। और अगर वो इस एजुटेशन को लीड करें, जाके अपने टीम के साथ वहां जाएं, तो उनको बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा वहां पे। लेकिन बात सवाल वही है, अगर जाएं तो, जब अगर लगा हुआ है, उस अगर का समाधान अभी बीएसपी के पास नहीं है। हम्म नहीं, बिल्कुल सही चलिए, है। चलने से तो पहले चलिए देखिए, चल। बीजेपी या आजकल कहिए ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर रहते हैं, एसी रूम पॉलिटिक्स, ट्विटर मार का राजनीति, ये सब उन पर आरोप लगाते हुए हमें दिखते हैं। तो ये पूरा डिम्पल यादव का सड़क पर उतरकर लाठियों से सामना करना और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की सक्रियता, क्या बीजेपी के ये जो आ, आरोपों का एक नैरेटिव है अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर कि आराम की पॉलिटिक्स करते हैं, वो आपको लगता है कि इस एक इंसिडेंट से आ, उसको काउंटर करने में अखिलेश यादव को एक बड़ा बूस्ट मिला है, खास तौर पर डिम्पल यादव की ये पूरी इमेज जो बनी है कि भाई ये तो सड़क पर काम करने वाले नेता हैं, और डिम्पल यादव का मैं जो बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, जन जुड़ाव, जो पब्लिक कनेक्ट नजर आया है। तो बीजेपी बीजेपी के नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए देखिए, अभी कल योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्रकारों के साथ ऑफ रिकॉर्ड एक चर्चा हुई थी, एक आम पार्टी जिसमें कहा, पार्टी। जिसको हाँ एक आम के का बीच एक डिनर कह लीजिए, आम और डिनर जो भी आप हम्म मान लीजिए। तो उसमें जो है इस बात को लेकर बात हुई, उन्होंने तो कहा कि ये लड़ाई 80-20 की है, वो लौट करके 80-20 के स्लोगन की बात कर हम्म रहे हैं। और तो इस वो स्लोगन अपने आप में कह रहा है कि बीजेपी किस पैटर्न पे चुनाव लड़ने जा रही है, हम्म और वो उनकी यूएसपी भी है। और जो जिसकी जो यूएसपी है वो वही करता भी है। और इसमें वो पॉपुलैरिटी भी उस वजह से मिली है उनको। और मैंने जमीन पर ये भी पाया पिछले हम्म 15-20 दिन में कि अयोध्या का मामला चर्चा में जरूर है, लेकिन अपर कास्ट इससे आहत भी है। लेकिन अपर कास्ट में 70 से 75% मुझे लगता है अभी भी तीना फैक्टर पे चल रहा है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मुझे लगता है अभी भी वो इंटैक्ट है। आहत हो रहा है, चंदा कम दे रहा है, लेकिन वोट मुझे लगता है 70% अपर कास्ट अभी भी बीजेपी के साथ ही मुझे दिखता है। जो मतलब बेसिकली जो चुनाव है, वो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित, इनका वर्ग ही तय करेगा कि इनका बड़ा हिस्सा किसको पड़ता है। बाकी सारे वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा फिक्स है। अपर कास्ट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास जाना है, यादव का बड़ा हिस्सा समाजवादी को जाना है, अल्पसंख्यकों का बड़ा हिस्सा इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी को जाना है। बाकी हम्म सब फिक्स है। जाटव समाज का बड़ा हिस्सा बीएसपी को अभी भी जाना है। तो जो गैर यादव ओबीसी है और गैर जाटव दलित, आखिर में सुई इधर ही आएगी कि ये किधर पड़ता है वोट। हम्म और एक चीज और कि जो इन्फ्लुएंशियल कास्ट मानी जाती है, जैसे 2024 के चुनाव में राजपूत नाराज होने का नैरेटिव चला, इस बार हम्म समाजवादी पार्टी उसको काउंटर में ब्राह्मण नाराज होने का नैरेटिव जी। चला है। वो नैरेटिव कितना अंदर तक जाता है, इस पर भी थोड़ा सा फोकस हम लोग को करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी में बात जो है वो टिकट बंटवारे पे आएगी, कौन कितने अच्छे टिकट बांटता है, तभी कोई नैरेटिव सेट हो पाएगा। हम्म बिल्कुल। दोस्तों, बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, तो गंगा जमुना में पानी बहुत बहता हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, तो विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बावजूद, लगातार हो रही उठापटक के बावजूद, जैसा प्रशांत ने कहा, अब भी गंगा जमुना में पानी बहना बाकी है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, उनमें चुनावों के करीब आते आते तमाम दूसरी चीज़ों के साथ-साथ टिकट बँटवारे तक की जो यात्रा है, वो अभी अपना सफ़र तय करेगी। बहरहाल डिंपल यादव ने
जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में अपनी शिरकत से जिस तरह की सुर्खियां बटोरी हैं, वो एक डिंपल फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए कई मायनों में क्या कुछ काम कर पाएगा, कमाल दिखा पाएगा, कम से कम इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। महिलाओं के नजरिए से, युवाओं के नजरिए से, जन जुड़ाव के नजरिए से यानी पब्लिक कनेक्ट के नजरिए से डिंपल यादव ने इस आंदोलन के रास्ते एक बड़ी तस्वीर पेश की है, एक लीडरशिप मॉडल पेश किया है। आने वाले दिनों में हमारी नजर रहेगी कि वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी राजनीति में फायदेमंद होगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।